चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैं सोचा जिस तरीके से मॉड्यूल से पढ़ाऊँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ़िलहाल, जिसमें आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। जो कंसेप्चुअल बेसिक टॉपिक्स है वो तो मैं आपको बोर्ड के थ्रू पढ़ाता ही हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझेगा और आपका टाइम भी बचेगा। सेक्शन 32, 33, 34, 35 और 36 हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। रूल्स पढ़ने वाले हैं, मतलब अगर ये रूल्स की एप्लीकेबिलिटी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है फिर कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्स होना। कुछ चीज़ें मैं रिपीट करवा देता हूँ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो इवेंट है, जो कॉन्टिंजेंट इवेंट है, जिसका होना या ना होना प्रोमिसर की विल पे नहीं होता, उसके चाहने पे वो इवेंट नहीं होगा, है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी उस पर हो सकती है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्स होना चाहिए, बट उस इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग उसके विल पे नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, वो इवेंट दोनों पार्टीज़ में से कोई भी परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था एसेंशियल्स में, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, आपने ऊपर पढ़ा होगा, ये स्विमिंग पूल वाला, है ना। ये बी के नीचे एग्जांपल्स दिए हुए बहुत सारे कि ए ने बी को बोला कि भैया तू स्विमिंग पूल कंप्लीट कर दे तो मैं तेरे को पैसे पे कर दूंगा। तो स्विमिंग पूल कंप्लीट करना एक आर्किटेक्चर का, एक कॉन्ट्रैक्टर का, वो तो उसकी परफॉर्मेंस वो खुद करने वाला ना, तो वो इवेंट उस पे बेस्ड है, तो फिर वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। ठीक है। वो कंडीशनल हो सकता है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है। तो पहला रूल हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, एक सिंपल थॉट है, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। मतलब यहाँ पर इवेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवेंट का होना, अगर वो इवेंट होगा, ध्यान देना, अगर वो इवेंट होगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करोगे, और अगर वो इवेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं कर सकते। सिंपल थॉट है, अगर आपने इंश्योरेंस कराया और आपके गुड्स का इंश्योरेंस है जो आपके गोडाउन में रखे हैं, तो गुड्स जलेंगे तो आप इंश्योरेंस को एनफोर्स करोगे और क्लेम करोगे, नहीं तो नहीं कर सकते। और अगर गुड्स जले ही नहीं, आग लगी ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, क्योंकि वो इवेंट हैपन ही नहीं हुआ जिसको होना चाहिए था। तो वहाँ लिखा हुआ है ना, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हैपनिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे इवेंट पे बेस्ड है जिसकी होने पर एनफोर्सिबिलिटी होगी, अनलेस और अनटिल दैट इवेंट हैपन्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स्ड। इफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, अब गुड्स में आग लगी ही नहीं, देन द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, बिकम्स वॉइड, सब्सिक्वेंटली वॉइड, यू कांट एनफोर्स। सेम एक कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर दोनों चीज़ें एक ही तरीके से लिखी हैं अलग अलग पैराग्राफ में, बट ये जो सेक्शन में लिखा है ना, ये ऑफिशियल गैजेट की लैंग्वेज होती है, और ये जो ऊपर लिखा है ये आपको नेगेटिव लॉ लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। इसमें एक ही चीज़ को दो तरीके से बताया गया है। आप दोनों में से कोई एक भी लिखेंगे ना चलेगा। मैं चाहूँगा आप ऊपर वाली चीज़ लिखें जिसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, जो रटा रटाया छपा जैसे नहीं लगेगा। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, वेयर अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। कोई इवेंट के होने या ना होने पर, या कुछ करने या ना करने पर, एक ऐसा अनसर्टेन इवेंट, अगर वो हो गया तो एनफोर्सेबिलिटी होगी, अगर वो नहीं हुआ तो एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी। देखो यहाँ एग्जांपल भी दिया है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरी सी। यानी बी अगर बी से शादी करेगा, सी से शादी करेगा, तो इन्हें बोला कि मैं तेरे को पैसे पे करूँगा। ठीक है। अब ए की विल पे है पैसे पे करना, शादी करवाना तो उसकी विल पे नहीं है। अब वो इवेंट जो है वो अनसर्टेन है। अब क्या हुआ, अब बड़ा इजी एग्जांपल है, सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू, सी मर गई, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। इवेंट क्या था, शादी हुई क्या, तो कहाँ से एनफोर्सेबिलिटी होगी? क्या आप पैसे क्लेम कर सकते हो? नहीं कर सकता। बी पैसे क्लेम नहीं कर सकते। समझा पहला रूल क्या बोला? इंश्योरेंस वाला एग्जांपल समझा बच्चों? इवेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है। गारंटर वाले एग्जांपल में भी आपको समझा होगा, वो इवेंट ये है कि भैया वो पैसे नहीं देगा तो गारंटर देगा, फिर गारंटर क्लेम करेगा। अब उसने दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना? समझना लॉजिक क्या है? तो आप क्लेम नहीं कर सकते। चलिए, दूसरा है बी, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। यहाँ पर वो इवेंट नहीं होना चाहिए, यानी अगर वो इवेंट हो गया तो एनफोर्सिबिलिटी हो जाएगा। लॉजिक समझा? यहाँ पर वो इवेंट ऊपर वाले में नहीं हुआ तो एनफोर्सिबिलिटी नहीं हो पाया, है ना। यहाँ पर ऊपर में होना चाहिए था उस इवेंट को, और यहाँ पर बी वाले में हम चाह रहे हैं कि इवेंट नहीं होना चाहिए, तो मतलब हो गया। जैसे गारंटर वाला एग्जांपल लो, गारंटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो डेटर है, प्रिंसिपल डेटर है, वो पैसे नहीं देगा और मैं कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर डालूंगा उसके खिलाफ में। उसने तो पैसे दे दिए, तो फिर तुम कहाँ से एनफोर्स करोगे?
देखो लिखा है ना वहाँ पर, वेयर अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कॉन्टिंजेंट ऑन ए नॉन हैपनिंग, वो जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है उसका नहीं होना, वो नहीं होगा तो अच्छा होगा ना, इट कैन बी एनफोर्स्ड ओनली व्हेन इट्स हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल, वो तभी एनफोर्स किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जब वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम तो वेट कर रहे ये ना दे पाए पैसे, ना दे पाए, जैसे ये नहीं देने के लिए बोलेगा उसके लिए इम्पॉसिबल होगा, तुरंत मैं कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करूँगा, उसने पैसे दे दिया, वो इवेंट हो गया, समझा। Where a contingent contract is made to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen, so it get enforced only when the event does not happen. बराबर है कि नहीं बराबर है ना। और अगर इवेंट हो गया तो वहाँ लिख देना ऊपर, इफ इवेंट हैपन्स द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void। ऊपर वाले में क्या था, इफ इवेंट डज नॉट हैपन्स कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, यहाँ पर इवेंट क्या है, हैपन्स, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void। बराबर है, सही है। जैसे वहाँ लिखो क्या लिखा है, वेयर पी एग्री टू पे क्यू अ सम ऑफ मनी इफ़ अ पर्टिकुलर शिप डज नॉट रिटर्न, यानी पी ने बोला अगर वो शिप वापस नहीं आया तो मैं तुझे पैसे पे करूँगा, यानी वो शिप नहीं आना चाहिए, यानी वो इवेंट नहीं होना चाहिए, शिप आ गया क्या लिखा देखो, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एनफोर्सेबल जब शिप या तो डूब जाएगा या नहीं आएगा, बट अगर शिप आ गया तो वहाँ लिख लेना, इफ शिप रिटर्न्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स। बराबर है कि नहीं, सही है कि नहीं, सी है ना, नहीं आएगा। और अगर आ गया तो फिर क्यों क्लेम करेगा, चलो भैया मेरे को पैसे दे, पी शिप तो आ गया, ठीक है, समझा पक्का। देखो वहाँ लिखा भी है, ए एग्री टू पे सम ऑफ मनी टू बी इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, हाउएवर द शिप रिटर्न्स बैक कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, नॉट एनफोर्सेबल, यू कैन क्लेम नाउ। ठीक है, पक्का समझा। तीसरा वाला बहुत ज़बरदस्त है, सी वाला, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज मतलब टू एंड, टू फिनिश, है ना, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल, अब वो एनफोर्सेबल के लायक नहीं है। इफ़ इट इज़ कॉन्टिंजेंट, यानी उसका जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग है वो एक कंडक्ट पे बेस्ड है, किसी लिविंग पर्सन के, वो किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट पे बेस्ड है वो इवेंट, तो वो लिविंग पर्सन ने कुछ ऐसा किया, डज समथिंग टू मेक दैट इवेंट और कंडक्ट इम्पॉसिबल, यानी वो लिविंग पर्सन ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया जिसकी वजह से वो जो इवेंट होने वाला था, है ना, या तो वो हुआ या तो वो नहीं हुआ, उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अनएनफोर्सेबल हो गया, अब उसको एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल, जो होने वाला कॉन्ट्रैक्ट सीज हो गया, नहीं हो पाया एनफोर्सेबल। देखो पहले एग्जाम्पल पढ़ते फिर ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। या चलो पहले सेक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। सेक्शन 34 कहता है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिंजेंट मे और मे नॉट बी डिपेंड अपॉन अ पर्सन हाउ ही विल एक्ट, वो किस तरीके से एक्ट करता है उस अनस्पेसिफाइड टाइम पर, मतलब टाइम लिमिट तो नहीं दी हुई है, द इवेंट शेल बी कंसिडर टू हैव बिकम पॉसिबल, उसके कंडक्ट पर, उसके एक्ट पर, है ना, वो इवेंट पॉसिबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल माना जाएगा। और अगर वेयर सच पर्सन डज एनीथिंग, अगर उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिया जिस उसके करने से इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल पे, यानी उसे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ना हो, मगर उसने ऐसा कर दिया, समझा। देखो वेयर ए एग्री टू पे बी, ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हें कुछ पैसे पे करने का वादा कर रहा हूँ। इफ बी मैरी सी, अब ध्यान देना, इफ बी मैरी सी, अब यहां पर लिविंग पर्सन है, ए है, बी है, सी है, अब सी ने डी से शादी कर लिया तो अब उसको ऊपर जोड़ो, सी का जो इवेंट और कंडक्ट है उसने ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। लॉजिक समझा, सी ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब ए और बी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते। दिस एक्ट ऑफ सी हैज रेंडर्ड, हैज क्रिएटेड, हैज मेक द इवेंट ऑफ बी मैरिंग सी एज इम्पॉसिबल। बी अब सी से शादी नहीं कर सकता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब उनके बीच में डाइवोर्स होगा, तो वो तो बहुत ही सब्सिक्वेंट कंडीशन होगी। लॉजिक समझा पक्का। तो यानी किसी के, लॉजिक समझ रहे ना, किसी थर्ड पर्सन के एक्ट पर वो इवेंट क्या हो गया, इम्पॉसिबल। पक्का समझा। अरे समझने की कोशिश आई क्या भाई, है ना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ, शायद आप लोगों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बी ने गारंटर बनाया सी को
बी हो गया डेटर, बोले मेरे बिहाफ में पैसे पे कर देना, अगर मैं नहीं दे पाया और फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर लेना अगर मैं नहीं दे पाऊँगा। तो सी बैठा हुआ है, मैं देता हूँ, ये नहीं दे पाएगा तो मैं इसके बिहाफ में बैंक को पैसे पे कर दूँगा और क्या करूँगा कि बढ़िया इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। तो सी वेट कर रहा था, तो बी फेल हो गया बैंक को पैसे पे करने में। बट क्या वो बी का भाई था ए, उसने आके बी के बिहाफ में बैंक को पैसे पे कर दिए, यार मेरा भाई है मैं। तो सी का जो एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था जो वो बी के खिलाफ करने वाला था, वो तो एक एक्ट ने उसको इम्पॉसिबल बना दिया ना। लॉजिक समझा क्या रे? पक्का। एक नीचे एग्जाम्पल है फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का, कि एक डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट मतलब जिसके खिलाफ प्लेंटिफ केस दाखिल करता है, जो अपने आप को डिफेंड करता है सिविल कोर्ट ऑफ लॉ में। द डिफेंडेंट प्रॉमिस टू मैरी द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट ने वादा किया था प्लेंटिफ को, प्लेंटिफ मतलब हु फाइल द केस, कि मैं तुमसे शादी करूंगा अपने बाप के मरने पर। क्लियर है? वाइल द फादर वॉज स्टिल लाइफ, अब बाप तो जिंदा है, फादर तो जिंदा है, तो ही मैरिड अनदर वुमन। अब कंडीशन क्या थी? बाप के मरने पर, अगर बाप जिंदा है तो उसने क्या किया, किसी और लड़की से शादी कर लिया। इट वॉज हेल्ड दैट इट हैड बिकम, अब वो उससे तो नहीं कर सकता प्लेंटिफ से, दैट ही शुड मैरी द प्लेंटिफ, इट बिकम्स पॉसिबल। शी वॉज एंटाइटल टू sue him फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो एंटाइटल थी कि उसने उसका ब्रीच तोड़ा ना, ट्रस्ट तोड़ा, उसका कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, तो वो उसको स्यू कर सकती है। यानी उसके एक्ट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना दिया? इम्पॉसिबल। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वो इवेंट क्या था? उनके बीच की शादी, तो किसी और से कर लिया उसने। ठीक है, पक्का समझा? डी है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड इवेंट, मतलब यू नो द इवेंट, यहाँ लिख लेना यू नो द इवेंट, ऊपर अनस्पेसिफाइड था, है ना, हमें नहीं पता कब होने वाला था, किस तरीके से। यहाँ स्पेसिफाइड है विद इन फिक्स टाइम, सेक्शन 30, यानी इवेंट भी होने वाला है, भले वो अनसर्टेन है, होने वाला है, स्पेसिफाइड है, वी नो द एक्चुअल इवेंट, और फिक्स टाइम पर होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 35 के अनुसार कहता है टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ आई स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन्स विद इन अ फिक्स टाइम, यानी कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्सेबल होगा जब वो इवेंट फिक्स टाइम पे होगा, और अगर वो फिक्स टाइम पे नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, वॉइड। मैंने आपको कितना अच्छा भी एक इंश्योरेंस का एग्जांपल समझाया था ऊपर, ठीक है, यानी वो इवेंट फिक्स टाइम पर ही होना चाहिए, फिक्स टाइम के बाद नहीं। तो कितना अच्छा एग्जांपल है इसमें नीचे, ए प्रॉमिस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन ए ईयर, यानी ए बी को तब पैसे पे करेगा, वादा किया पैसे पे करने का, अगर शिप रिटर्न आता है, रिटर्न 1 साल के अंदर नहीं आया, तो अगर शिप रिटर्न नहीं आया, वो इवेंट नहीं हुआ फिक्स टाइम पर, तो इट बिकम्स वॉइड। यू कांट क्लेम, मतलब एज ए बी यू कांट क्लेम मनी फ्रॉम ए, सिंपल। इंश्योरेंस वाले एग्जांपल में जाओ, 1 साल के अंदर का होता है ना फायर इंश्योरेंस, आपके गोडाउन का, आपकी इन्वेंट्री का, अब वो गुड्स नहीं जले तो नहीं जलना एनफोर्सिबिलिटी लाएगा कि नहीं, 1 साल के अंदर नहीं जले, तो यू कांट एनफोर्स इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम नाउ इंश्योरेंस कंपनी, कि वो टाइम पीरियड में वो इवेंट नहीं हुआ जो शायद हो सकता था। लॉजिक समझ रहा है ना? या तो शिप बर्न्ट हो गया या शिप वापस ही नहीं आया, आप बोल सकते हो। पक्का समझ में आया? अभी समझा गया भाई? ओके, मियर विल वाला भी समझ रहा है? यहाँ बी सी से शादी करने वाला था, उसकी विल थी, बट पूरी उसकी विल थी क्या, सी के कंडक्ट ने तो उसकी विल की धज्जियाँ उड़ा दिया, देखा आपने? तो इट्स नॉट अबाउट मियर विल, ओके, याद रखना। सेक्शन 35 क्या बोलता है? कॉन्टिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग, मतलब फिक्स टाइम पे वो इवेंट नहीं होना चाहिए, यानी वो शिप 1 साल के अंदर वापस नहीं आना चाहिए, बट आ गया। समझा? सेक्शन 35 कहता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, इफ एट दैट स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम, यानी वो फिक्स टाइम के अंदर वो इवेंट नहीं होना चाहिए, है ना? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम लोग ए प्रॉमिस टू पे बी अ सम ऑफ मनी फॉर सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, मैं तेरे को पैसे तब पे करूंगा जब ये शिप 1 साल के अंदर नहीं आएगा, सही है? आ गया। देखो लिखा है ना उसमें, द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर और बर्न विद इन 10, मगर अगर वो आ गया तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर सकते। लॉजिक समझ रहा है मेरे बच्चों? पक्का समझ रहा है? अरे हो, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है?
अगर तूने मेरे को अगले 6 महीने में पैसे पे नहीं किया, जैसे गारंटर ने डेटर को बोला 6 महीने में ना अगर तूने मेरे को पैसे पे नहीं किया तो मैं दे दिया पैसे, इवेंट हो गया। समझ में आ रहा है? तो इवेंट यहाँ नहीं होना था, फिक्स टाइम पर हो गया, दैट इज़ द रीज़न। और लास्ट क्या है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी वो इवेंट जो वॉइड अब इनिशियो है, ऐसे इवेंट जो शुरू से ही इम्पॉसिबल है, जिनकी लॉ रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है कि ऐसे इवेंट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा भी। तो कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट्स आ गया। देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ही नहीं है, वॉइड अब इनिशियो है ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता हो। कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स आर वॉइड अब इनिशियो। तो वो इम्पॉसिबल है तो फिर वो नोन हो या ना हो कोई फ़र्क पड़ता नहीं ना, वो तो वॉइड अब इनिशियो ही रहेगा। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए बच्चों, एग्जाम्पल 1 में दिया है ए एग्री टू पे बी 1 लाख इफ सन राइजेज इन द वेस्ट, हाइपोथेटिकल और बहुत ही लाफेबल एग्जाम्पल है, दिस इज एन इम्पॉसिबल। माइनर वाला याद होगा आपको, वॉइड अब इनिशियो होता है, ठीक है। ए एग्री टू पे वाई, एक्स एग्री टू पे वाई 1 लाख इफ 2 स्ट्रेट लाइन शुड एनक्लोज ए स्पेस, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से, दैट इज वॉइड अब इनिशियो। ऐसे इवेंट, ठीक है, वो इवेंट आपके हाथ में नहीं है, आप परफॉर्म नहीं कर सकते, अरे मगर वो इवेंट हो भी तो नहीं सकते। ये ऊपर जो हमने पढ़े यहाँ पर ये इवेंट पॉसिबल थे ना, लॉजिक समझ रहा है पक्का? पूरे रूल समझे। 32 में हैपनिंग होना चाहिए वो इवेंट, नहीं हुआ तो वॉइड हो जाएगा। यहाँ नॉट हैपनिंग नहीं होना था बट हो गया तो वॉइड हो जाएगा 33 में। 34 में किसी पर्सन के एक्ट और कंडक्ट पे उस इवेंट को इम्पॉसिबल बना दिया तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। यहाँ पर वो इवेंट फिक्स टाइम पे होना चाहिए 35 के अनुसार, ठीक है, अगर फिक्स टाइम में नहीं हुआ तो वॉइड हो जाएगा। 5th वाले में सेक्शन 35 का दूसरा पार्ट है, अगर ये वो इवेंट फिक्स टाइम में नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो वॉइड हो जाएगा। और लास्ट इम्पॉसिबल इवेंट्स। पक्का समझा बच्चों? अगर समझ गया तो मुझे ज़रूर बताएं। ये एक नया तरीका मैंने बोला आज इन्वॉल्व करते हैं कि आप डायरेक्ट मॉड्यूल से पढ़ें और आपका रिवीजन भी वहीं के वहीं हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बाद वो मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में। ओके बच्चों, समझे तो प्लीज़ मुझे बताइए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। ओके, तुरंत पढ़ें, तुरंत इसको रिवाइज करें, तुरंत लिख के प्रैक्टिस करें।